नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस जो टेस्ट होने वाला है आपका 2023 में, उसका टेस्ट नंबर आपका 12। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग सामान्य अध्ययन यानी कि सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण सवाल जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं, और इसका महत्व उसका हम लोग पूरा डिस्क्राइब भी यहाँ पर करते हुए चलने वाले हैं। तो आपकी जो डेली क्लास चलती है वो शाम में 7 बजे से होती है और बिल्कुल फ्री क्लास है। तो शाम में 7 बजे आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, तो इसके पहले हम 12 टेस्ट ले लिए हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ पर बिहार डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट सीरीज का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर से जाकर के आप सभी टेस्ट को आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें दोस्तों आज का टेस्ट नंबर 12। और हमारे यहाँ देखिए प्रधान शिक्षक की तैयारी चल रही है, तो जो लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे तो उनकी क्लास रात में 9 बजे से चलती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। है ना, पहला सवाल है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहला सवाल है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? बताइए। है ना, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, जल्दी से आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा लाइव चैट में। ठीक है, और क्योंकि देखिए कमेंट करने से आप सभी को याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो फिर आप एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगा। है ना, तो देखिए वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। है ना, वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समग्र भारत का भ्रमण करके भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को रेखांकित किया। और उन्होंने ही, है ना, रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने ही दोस्तों 1896 ईस्वी में कलकत्ता के बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। है ना, क्योंकि पूछा जाता है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप ध्यान रखिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896 में। किसने किया था? तो विवेकानंद ने किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में चलता हूँ। देखिए विवेकानंद के द्वारा एक महत्वपूर्ण और कार्य किया गया था 1893 वाला। आपको याद होगा कि 1893 में शिकागो यानी कि जो यूएसए में शिकागो है, वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसका संबोधन किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही किया गया था। और ये सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो शिकागो में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में हुआ था। भारत की ओर से किसने संबोधित किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया था। आपका दूसरा नंबर है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। देखिए होम रूल आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है आपका होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन पहला कि कब हुआ था ये आपको याद होना चाहिए। है ना, होम रूल जो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी वो 1916 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 ईस्वी में। प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि द्योतक क्यों था? तो इसका आंसर क्या होगा? 82 का। फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिए। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है ना, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। और होम रूल लीग की अगर पूछा जाए स्थापना तो 1916 में आपको मारना है। किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 83 नंबर कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए गदर पार्टी की अगर स्थापना की बात करें तो ये हुई थी आपका 1913 ईस्वी में। है ना, 1913 में हुई थी। और ये कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। है ना, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है ना, यहीं इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो लाला हरदयाल के नेतृत्व में इसकी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है। और देखिए गदर नाम की एक
पत्रिका भी निकली थी आपकी 1913 ईस्वी में, है ना। पहले ये पहले साप्ताहिक पत्रिका थी, बाद में इसको मासिक पत्रिका में आपको तब्दील कर दिया गया था। ये हिंदी में, गुरुमुखी में, उर्दू में, गुजराती भाषा में ये निकाला गया था, गदर पार्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका करो या मरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, करो या मरो का नारा जो है वो किससे संबंधित है। देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की जो पहले बैठक हुई थी ना, वो 7 अगस्त 1942 को हुई थी, लेकिन ये आंदोलन अगर पूछा जाए तो 9 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो इसका 84 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 नंबर। 85 कह रहा है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। बताइए, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। देखिए, नोआखली काल में महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो थे आपको प्यारे लाल। कौन थे, वो थे आपके प्यारे लाल। और प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर हो जाएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने हमारे प्यारे बच्चों आ चुके हैं, और एक बार वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर से जरूर कर देना है। नेक्स्ट सवाल है, और आपके जितने मित्र होंगे ना सभी लोगों को बता देना है कि डेली 7 बजे से क्लास चलती है। प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी, तो आपका 86 का क्या होगा, है ना। जयप्रकाश नारायण की बात किया जा रहा है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, आपको पता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया। और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक जो बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी, है ना। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो अबुल कलाम आज़ाद किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर। 87 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इससे संबंधित मैं 3-4 सवाल अभी आपको बताने वाला हूँ, है ना। भारत के अगर पूछ लिया जाए अंतिम गवर्नर जनरल, है ना, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए, है ना, तो वो हो जाएंगे अंतिम वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और स्वतंत्र भारत अगर पूछा जाए, है ना, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इसका तो आंसर ए हो जाएगा आपका 87 का, है ना। 87 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका अच्छा सॉरी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का रहा है ना। देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम यहाँ पर प्रथम, देखिए यहाँ अंतिम कहा ना, ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ना दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये प्रथम थे आपके, है ना। ये देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होना है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो राजगोपालाचारी थे, है ना। कौन थे, राजगोपालाचारी। और ये भारतीय थे आपके, अगर यहाँ पर भारतीय शब्द भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, भारतीय शब्द लगा करके, है ना, कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये प्रथम थे और ये आपके अंतिम थे। अगला सवाल है आपका 88 नंबर। देखिए 88 नंबर सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, किस चीज़ों को महत्व दिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था ये आपको बताना है कमेंट करके। देखिए, तो इसका गांधी जी ने असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किस चीज़ का महत्व दिया था, है ना, किस चीज़ पर इन्होंने जोर दिया था, तो 88 का क्या हो जाएगा आपका, रचनात्मक कार्यक्रम पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था, है ना। किस पर, रचनात्मक कार्यक्रम पर। हिंसा के सीमित उपयोग नहीं होगा, अंग्रेजों के समझौता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये नंबर आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर। 89 प्रश्न कह रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, कि 1923 से 28 के काल में
भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। बताइए पुनरावृत्ति का कारण क्या था 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो 89 का आंसर क्या होगा? देखिए इस समय जो मेन प्रॉब्लम था, आपको ऑप्शन पढ़ना है, जल्दी से जवाब देना है। 89 का आपका आंसर क्या होगा? 89 का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, यानी कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, है ना। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपका 1920 से लेकर के 22 तक चला था, और 22 में चौरी चौरा कांड हो गया था, उसमें इसको स्थगित कर दिया गया था, है ना। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर सवाल, कह रहा है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? बताइए 1857 का जो विद्रोह था वो किस कारण से असफल रहा था? तो 90 का क्या हो जाएगा? 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 1857 का जो विद्रोह था ये मुख्य रूप से कह रहा है कि मुख्यतः किस कारण से जो असफल रहा था ना। देखिए 1857 की अगर क्रांति की हम बात करें तो 1856 में हम चलते हैं थोड़ा सा। तो 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक पहले चलती थी पुरानी बंदूक जो चलती थी उसका नाम था ब्राउन बैस। तो पुरानी बंदूक जो थी ब्राउन बैस, उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया था 1856 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन जो उस बंदूक में जो कारतूस जो भरा जाता था ना, कारतूस जो बनाया गया था उसके राइफल में जो भरने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था उसको, और इस कारतूस में जो था वो गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, और मेन कारण यही था 1857 का विद्रोह का आपका, ठीक है। तो चर्बी वाला कारतूस ही 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण बना था। और 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक जो सैनिक थे वो बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था, है ना। और इसके जो फलस्वरूप क्या हुआ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दिया गया था। किनको? तो मंगल पांडे को, है ना। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ से उन्होंने मतलब कि ये मना किया था, है ना। जो विद्रोह किए थे वो बैरकपुर में, है ना। तो 1857 का विद्रोह का जो मुख्य कारण था मुख्यतः इसी कारण से असफल रहा, क्योंकि किसी सामान्य योजना उस समय नहीं बनाया गया था और न ही कोई केंद्रीय संगठन थी आपकी, ठीक है। तो सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसके वजह से ये आपका हुआ था 1857 असफल हो गया था। नहीं तो हम लोग आज से 1947 में जो भारत आज़ाद हुआ था, है ना, तो 90 साल पहले ही भारत आज़ाद हो जाता। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर। 91 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोडों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में क्या दिया गया है और सूची 2 में क्या दिया गया है, ये आपको यहाँ पर मिलाना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, है ना, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंडिया आनंद मठ, ये ऊपर दिया गया है, ये उपन्यास है, पुस्तक है, और उसको किसने लिखा है ये आपका नीचे दिया गया है। तो आनंद मठ, आपको पता होगा कि आनंद मठ जो लिखा गया है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो स के हो जाएगा आपका 6, है ना। स में देखिए 6 देखिए आपका सभी का दिया गया है। और अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये किनकी पुस्तक है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा, ये किनकी पुस्तक है? तो क्या होगा जल्दी से बताइएगा आप लोग फटाफट। हाँ, तो ये तारा चंद्र की पुस्तक है आपका, है ना। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार किसकी पुस्तक है? तो ये हो जाएगा, ये वाला जो है पुस्तक के दत्ता की पुस्तक है ना। तो और ब स हो गया, तो इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा आपका, है ना। 1 का 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसको मिला लीजिएगा। प्रिंसेप्स ऑफ जीसस जो है ये पुस्तक, ये हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा? तो 3 नंबर में है राजा राम मोहन राय का हो जाएगा। और जो एक और पुस्तक है आपका आवर इंडियन मुसलमान्स, ये जो पुस्तक है दोस्तों ये हो जाएगा आपका किसका? तो W हंटर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर। 92 नंबर सवाल है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, है ना। बिहार के बारे में पूछ रहा है, और बिहार का बहुत बड़ा योगदान था 1857 की क्रांति में, है ना। और हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना। 1857 से फिक्स है कि 1 से 2 एग्ज़ाम आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना 1857 से। तो 1857 के विद्रोह से
बिहार का कौन सा भाग जो अप्रभावित रहा था? तो दानापुर तो प्रभावित था, इसमें पटना भी प्रभावित था, आरा भी प्रभावित था, मुजफ्फरपुर भी प्रभावित था, लेकिन जो मुंगेर था ना, मुंगेर इससे अप्रभावित था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका 5 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही है। और 5 किस में है? तो केवल बी में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा केवल बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मुंगेर में भारत छोड़ो जो भारत छोड़ो कह रहा है 1857 की जो क्रांति थी वो आपको वहाँ पर नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिव्यापक रहे थे, है ना? सबसे ज़्यादा जो जहाँ पर व्यापक था भारत छोड़ो आंदोलन, वो कौन सा जगह था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार तो इसमें था ही सबसे आगे, है ना? बिहार के अलावे भी था एक संयुक्त प्रांत, ठीक है, बिहार के अलावे भी था एक संयुक्त प्रांत, तो बिहार और संयुक्त प्रांत दोनों हो जाएगा। बंगाल में भी कोई खास नहीं था, गुजरात में भी कोई खास नहीं था, है ना? तो आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलता हूँ मैं 94 नंबर। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, अपने मित्र के पास, है ना, आपके जो भी मित्र होंगे उनके पास। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया ये पूछ रहा है ना, किस सत्याग्रह आंदोलन में? तो 94 का क्या होगा? देखिए खेड़ा सत्याग्रह में भाग लिए थे, वाइकोम सत्याग्रह में भी गांधी जी भाग लिए थे, असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी भाग लिए थे, लेकिन जो राजकोट सत्याग्रह है इसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे प्रत्यक्ष रूप से। तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो आपकी एग्ज़ाम 100% होगी, है ना? और जो ये अफवाह एक बार फैल रहा था कि अब डीएलएड नहीं होगा, तो वो बिहार का न्यूज़ नहीं था, है ना, वो दूसरे स्टेट का, झारखंड का न्यूज़ था। ठीक है, तो आप सभी की डीएलएड वाली एग्ज़ाम होगी, एंट्रेंस जो होगी, और ये जो होगी वो अप्रैल में होगी, है ना, अप्रैल में ही होगी, कभी भी हो सकती है, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, है ना, 25 अप्रैल, है ना, 8 के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि 8 तारीख को आपका बीएड एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद ही आप सभी की एग्ज़ाम हो पाएगी। चलता हूँ मैं नेक्स्ट सवाल आपका 95 नंबर। कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, किसने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व? देखिए, तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से सवाल बनता है ना। तो बारदोली जो है ना, ये गुजरात में है। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा जो कर बढ़ाया गया था, 30% कर बढ़ा दिया गया था, है ना, उस समय 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आपका आंदोलन हुआ था। किसके? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। और इसी सत्याग्रह यानी बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही जो बारदोली की जो महिलाएं थी ना, उनको सरदार की उपाधि दिया थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार, है ना। तो ये सरदार वाला जो बात है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर। 96 का सवाल है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका, है ना। और जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद जो बड़े बड़े नेता थे ना, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करके कहाँ बंद किया गया था, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गांधी जी थे, कस्तूरबा थे, महादेव देसाई थे, इन सभी को पूना, है ना, पूना जो महाराष्ट्र में है सॉरी, तो पूना स्थित आगा खां महल है, ठीक है, पैलेस है, तो वहीं पर उनको कैद किया गया था। ठीक है, आगा खां पैलेस, ठीक है, ये कहाँ है? तो पूना में है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है आपका 97 नंबर। 97 प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रकार असफल रहा था? देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है टोटल, है ना, टोटल तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ है ना, 30, 31, 32, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा की बात कर रहा है ना, 1930 में हुआ था पहला, 31 में हुआ दूसरा, और 32 में हुआ तीसरा। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था ना, 7 सितंबर 1931 को हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। और परंतु यह जो सम्मेलन था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधि के कारण असफल रहा था, ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के वजह से सॉरी
ये जो सम्मेलन था वो मतलब असफल रहा था आपका। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 98 नंबर। देखिए 98 सवाल कह रहा है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। देखिए रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट जो था ये भारत में कब आया था। रॉलेट एक्ट क्या था, इसको काला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को, है ना। और ये 19 मार्च 1919 को, है ना, 19 मार्च 1919, ठीक है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट जो कानून था इसको लागू किया गया था। और इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो संदेहास्पद स्थिति में हो उसको गिरफ्तार किया जा सकता था बिना वकील बिना दलील का भी इसको कानून कहा जाता है, अंधा कानून भी इसको कहा जाता है, काला कानून भी इसको कहा जाता है ना। तो कह रहा है कि इसका, क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था ये पूछ रहा है। कांग्रेस रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। तो 98 का आपका आंसर क्या होगा 98 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये समाप्त कर दिया गया था, यानी कि किसी को भी ये गिरफ्तार कर लेता था, है ना, बिना वकील बिना दलील किए हुए, ठीक है, और कोई भी मतलब इसके खिलाफ नहीं कुछ कर सकता था, ठीक है। तो ये था मतलब व्यक्ति स्वतंत्रता इसमें समाप्त हो गई थी। अगला सवाल है आपका 99 नंबर की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहला तो यही पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने किए थे, ठीक है। कब किए थे, तो 1896 ईस्वी में किए थे, है ना। 1896 97 देता है आपका, तो 1896 में किए थे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। देखिए ये रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना होती है वो सबसे पहले कलकत्ता के समीप बराह नगर में किया गया था, लेकिन तत्पश्चात बेल्लूर जो जगह है कलकत्ता में, वहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1896। आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। अगला सवाल है आपका 100 नंबर। कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1938 की अगर बात करें तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, है ना। कौन अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा अधिवेशन जो इसकी अध्यक्षता किए थे वो सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने। और ये पहला अध्यक्षता था इनका, है ना, ये पहला अध्यक्षता था इनका। हरिपुरा अधिवेशन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का पहला अधिवेशन कौन था, हरिपुरा अधिवेशन। और इन्होंने दूसरी बार जो अध्यक्षता बने थे कांग्रेस का वो 1939 में बने थे, ठीक है। 1939 में भी ये बन गए थे, है ना। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था इनका फिर भी, लेकिन और भी इनका ज़्यादा विरोध होने लगा तो इन्होंने क्या किया, अपना पद क्या कर दिया, त्याग कर दिया। 1939 में ही इन्होंने पद त्याग कर दिया। 1939 में ही दोस्तों आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना होती है, वो भी याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया महत्वपूर्ण सवाल और इसका पूरा डिस्कशन भी हम लोग यहाँ पर कर लिए, है ना। और इससे संबंधित अगर कोई आपकी जानकारी और भी हो, कोई सवाल हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आप लोग सभी को कमेंट जवाब दिया जाएगा, है ना। ये हमारा सीटेट से संबंधित एडवर्टाइज है, तो आप इससे सीटेट में आप जुड़ सकते हैं हमारे यहाँ। और हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है, ईवीएस है, सभी चीज़ की आपकी यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज हो गया आपका टेस्ट नंबर आपकी 12, आज हो गया आपका टेस्ट नंबर 12 और फिर हम कल देखेंगे आपका टेस्ट नंबर 13। कल जो टेस्ट होगी वो होगी रीजनिंग की टेस्ट, है ना। कल रीजनिंग का होगा महत्वपूर्ण टेस्ट, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। और रीजनिंग 10 सवाल आपको रीजनिंग में एग्जाम में पूछा जाएगा और 10 में 10 गारंटी है कि आपका आने वाला है, अगर आप रीजनिंग का पूरा क्लियर हमारा देख लेते हैं तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो फिर कल मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए गुड नाइट, और 9 बजे अभी क्लास होने वाली है ना, 9 बजे अभी क्लास होगी, डीएलएड वाली होगी, डीएलएड की क्लास होगी 9 बजे। तो जो भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं 9 बजे, है ना। और कल आप सभी की टेस्ट होगी 13 नंबर। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।